नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे टॉक शो उमंग तरंग में। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे चारों तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमें ये लगने लग गया है कि अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसका मतलब कि हमें संवाद को बेहतर तरीके से बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन ये संवाद है क्या, या संवाद, कुशल संवाद किसे कहते हैं? क्या कुशल संवाद केवल इतना ही है कि हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाएं? नहीं, कुशल संवाद केवल अपनी बात को कहना नहीं है, दूसरे की बात को सुनना भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कुशल संवाद और उसके विभिन्न पहलू, और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ एक विशेषज्ञ भी रहेंगे, डॉक्टर पीयूष खरे। और इसके साथ साथ हम आज कुछ बच्चों के भी सवाल लेंगे जिनके संवाद को लेकर कुछ मन में प्रश्न होंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पीयूष खरे। डॉक्टर पीयूष खरे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। उसके पहले शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी वो प्रबंधन से जुड़े हुए कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष खरे का। डॉक्टर खरे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज हम आपसे बात करेंगे संवाद कौशल और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में। साथ ही साथ हम बच्चों के सवाल लेंगे जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे संवाद कौशल के बारे में। डॉक्टर पीयूष, बहुत सारे सवाल हैं संवाद को लेकर और बच्चों के भी प्रश्न होंगे, तो बिना समय गवाए हम आपसे सीधे सवाल करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि विस्तार से आप समझाएं कि संवाद किसे कहते हैं। जी, देखिए, बड़ा सामान्य सा शब्द है संवाद, और इसका आशय ये होता है कि हम एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इसमें सूचनाओं का प्रेषक होता है और एक व्यक्ति सूचनाओं का प्राप्त करने वाला या रिसीवर होता है। ये दोनों के बीच जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो हम इसे संवाद कहते हैं। जी बिल्कुल, इसका मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही संवाद कहलाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या केवल आदान प्रदान ही संवाद कहलाता है या पूर्णता कुछ और होती है? यानी संवाद की पूर्णता क्या कुछ और होती है? और अगर सच में इसमें अंतर है तो आप विस्तार से बताएं कि संवाद की पूर्णता और संवाद में क्या अंतर है? देखिए, संवाद का महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी प्रकार से जीवन कौशल को आगे बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी बात को कुशलतापूर्वक या अपनी सूचनाओं को कुशलतापूर्वक प्रेषित नहीं कर पाते तो हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ संवाद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संवाद का प्रभावी होना भी महत्वपूर्ण है। और ये जो संवाद है ये प्रभावी तब होता है जब प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाएं जो प्राप्तकर्ता को मिली हैं वो उन्हें सही तरीके से डिकोड कर सके। डिकोड करने का आशय ये है कि वो उसे सही तरीके से समझ सके। अन्यथा आपका संवाद हुआ तो, पर यह संवाद पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ संवाद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संवाद का महत्वपूर्ण तत्व है वो ये है कि पूर्ण संवाद होना चाहिए। यानी संवाद पूर्ण होना चाहिए, जहां प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचना को जो प्राप्त करता है वो पूरी तरह से सही तरीके से आशय के साथ समझ सके, तो ये है प्रभावी संवाद। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही कि अगर संवाद को प्रभावी ना बनाया जाए तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं कह पाते, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो उन लोगों के लिए मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि क्या ऐसा होता है कि हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं तरीके जिससे संवाद को प्रभावी बनाया जा सके, और शारीरिक हाव भाव का संवाद को प्रभावी बनाने में क्या भूमिका हो सकती है? एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वो यह समझनी होगी कि संवाद किस प्रकार का है, क्योंकि संवाद के प्रकार हैं। औपचारिक संवाद है, अनौपचारिक संवाद है,
लिखित संवाद है या मौखिक संवाद है। लिखित संवाद में किसी भी प्रकार भाव भंगिमाओं की आवश्यकता नहीं है। मौखिक संवाद में उचित मात्रा में या उचित स्तर तक आपको अपने संवाद में और उसको प्रभावी बनाने के लिए शारीरिक भाव भंगिमाओं का उपयोग करना चाहिए, और ये संवाद को और प्रभावी बनाता है और जो व्यक्ति आपका संवाद सुन रहे हैं उनको आपकी तरफ आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कई बार बोलते बोलते जो वाचक होते हैं वो ताली बजाते हैं। उस ताली बजाने का आशय यह होता है कि जो ऑडियंस होता है, जो सुनने वाला होता है, जो ग्रहण कर रहा है संवाद को, उसका अगर ध्यान इधर उधर भटका हो तो वो वापस उस संवाद करने वाले व्यक्ति पर केंद्रित हो जाए। तो यह भाव भंगिमाओं का महत्व है, पर इसका उपयोग समुचित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। पीयूष जी, किस तरह से शारीरिक हाव भाव के द्वारा हम अपने संवाद को प्रभावशाली बना सकते हैं, ये आपने बताया। अब अगला सवाल हम लेते हैं कुछ बच्चों की तरफ से। तो अगला सवाल आ रहा है एक छात्र की तरफ से। मेरा प्रश्न है कि जब मैं किसी विषय पर बात करता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आपने प्रश्न में ही अपने सवाल का उत्तर भी छुपा के रखा है। किसी भी जगह पर संवाद करने के पहले जो मुख्य बात होती है वो यही दिमाग में चलती है कि जो मैं पूछने वाला हूँ वो प्रासंगिक है, या कहीं मेरे प्रश्न पूछने पर लोग हंसेंगे तो नहीं, या लोग क्या कहेंगे, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं। और जैसे ये हमारे मस्तिष्क में आती हैं, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर में भय पैदा कर देता है, हमारे मन में भय पैदा कर देता है कि हमको जाना चाहिए संवाद करने या नहीं जाना चाहिए। जब भी आप संवाद कर रहे हैं तो आसपास बैठे लोगों के भाव भंगिमाओं, उनके व्यवहार, उनके विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं उन पर अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अगर उनको हम देखते हैं तो भी हमारे मन में संवाद करने के प्रति भय पैदा होता है। तो मूल रूप से जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसमें स्थिर मन के साथ, स्थिर मस्तिष्क के साथ ध्यान रखते हुए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हुए और फिर प्रश्न करते हैं तो आपका स्वाभाविक तौर पर जो भय है संवाद करने का वो समाप्त हो जाता है। उसके अलावा आप बार बार अपने मित्रों के बीच में, समूहों के बीच में जिन्हें आप जानते हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में जहाँ ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं, अपनी बात को कहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक अच्छी तरह से भयमुक्त संवाद भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक बच्चे की तरफ से आ रहा है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तब मेरा ध्यान मुख्य बिंदु पर नहीं जाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर क्या होता है, जब हम समूह में बैठे होते हैं विशेष तौर पर, तो जो व्यक्ति संवाद में ए पार्टी होता है, जिसको मैंने कहा था प्रेषक होता है, इसमें ए और बी मान लीजिए। एक व्यक्ति जो है जो प्रेषित कर रहा है संवाद को या सूचना को, और बी व्यक्ति है जिसके लिए ये सूचना प्रेषित की गई है, वो उसे ग्रहण कर रहा है। अब उसके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। अब बच्चे जो होते हैं उनका जो मुख्य ध्यान है वो उस प्रेषक द्वारा भेजे गए संवाद की जगह अन्य प्रकार की जो घटनाएं उस कक्षा में घट रही होती हैं, जैसे कोई बच्चा खड़ा हो रहा है या कोई बच्चा बैठ रहा है, कोई बच्चा पीछे मुड़कर देख रहा है, कोई पुस्तक पड़ी हुई है, कोई जो इस प्रकार के जो कक्षा में एक प्रकार के उथल पुथल थोड़े मोड़े चलते रहते हैं, उस पर उसका ध्यान चला जाता है। और जैसे ही उसका ध्यान उस पर गया, जो संवाद के मूल प्रश्न, जो संवाद का मूल आशय था, उससे वो चूक गया। और जब संवाद का मूल आशय चूक गया तो फिर वो संवाद को समझ नहीं पाता। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम जो आसपास विचलन हो रहा है हमारे, उनसे अपने आप को दूर बना के रखें, तब आप फोकस हो पाएंगे जो प्रश्न है। और ये महसूस ना करें कि ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है। जैसे ही ये मस्तिष्क में आता है कि ये संवाद तो मेरे लिए है ही नहीं, वैसे ही आपका ध्यान स्वाभाविक तौर पर हट जाता है, या ये तो प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम ही है। तो जैसे ही आपके मन में ये विचार आएगा तो भी आपके मन से उस
सही संवाद को सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उसमें ये सब विचार न लाते हुए सीधे संवाद, जो प्रेषित की जा रही सूचना है, उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और आप पूरी तरह संवाद को पूर्णता के साथ और सफलता के साथ सुन पाएंगे। जी, सही कहा आपने। कई बार ये भी देखते हैं हम कि संवाद के दौरान अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो संवाद पर असर पड़ता है या संवाद पूर्ण नहीं हो पाता और उसके मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। तो आपने भी कहा कि संवाद को पूर्ण बनाने के लिए उसमें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि संवाद की पूर्णता के लिए सुनना कितना आवश्यक है? एक बड़ा सामान्य सा सोच विकसित होती जा रही है कि अगर हम एक समूह में बैठे हैं और अगर हमने ज़्यादा नहीं बोला तो लोग हमको बहुत महत्व नहीं देंगे या हमको होशियार नहीं समझेंगे। लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलना होशियारी की निशानी है, जबकि ये बात सही नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो बोला गया वो कितना अधिक प्रभावी था, कितना अधिक दूसरों के लिए उपयोगी था, कितना समसामयिक था, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा बोलते हैं। और कई बार कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। इसका मतलब है अगर आपने 100 बातें सुनी हैं जो कि तथ्यपरक नहीं हैं, बहुत अधिक उपयोगी नहीं है, और आपने एक बात बहुत उपयोगी बोल दी, तो वो 100 बातों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए ये आदत बनानी चाहिए कि हम जब तक पूरे संवाद को या दूसरों के संवाद को नहीं सुन लेते हैं, हर जगह हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने विचार प्रकट करें ही। कई बार चुप रहना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और याद रखिए, जब मैंने शुरू में भी कहा था कि 2 प्रकार के संवाद होते हैं, एक औपचारिक संवाद होता है और एक अनौपचारिक संवाद होता है। अगर आप औपचारिक संवाद में चुप रहते हैं तो ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार यह जरूरी होता है कि जब तक आपसे कोई बात पूछी ना जाए तब तक आपको उसका उत्तर देना जरूरी नहीं है। और कई बार क्या होता है, ज़्यादा उत्साह में, अति उत्साह में हम दूसरों की बात को काटना शुरू कर देते हैं और वो जो संप्रेषण का या संवाद का मूल आशय है वो उस जगह पर पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यक ये है कि सुनिए बहुत गंभीरता के साथ और बोलिए बहुत सोचकर। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार जो आप सुनते हैं वो इतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए निर्णय लेने में कि आपको फिर ज़्यादा उसमें प्रयास नहीं करने पड़ते। केवल सुनने के दम पर या सुनने के कारण आप एक सही निर्णय पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। ये है सुनने का महत्व। और कहा जाता है, पुराने समय से भी ये कहावत चली जा रही है कि जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर बोलिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से बोलना आपको बहुत सारी समस्याओं में डाल देता है। इसलिए मौन का अपना महत्व है, चुप रहने का अपना महत्व है, और ये कतई आवश्यक नहीं है कि अगर आप कम बोलते हैं या कहीं चुप रहकर केवल श्रवण करते हैं, सुनते हैं चीज़ों को, तो आपको लोग होशियार नहीं समझेंगे या आपको उस विषय का या उस विषय वस्तु का जानकार नहीं मानेंगे। इस प्रकार की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये है कि बोलना और बहुत ज़्यादा बोलना कोई बहुत समझदारी की निशानी नहीं है। तो संवाद को पूर्ण बनाए रखने के लिए, संवाद को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए बोलना और सुनना दोनों ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ एक बच्चा है जिनका नाम है ऋषि काबरे। ऋषि काबरे बालाघाट से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न यहाँ है कि जब कोई व्यक्ति बात करते मैं बीच पर बोलने लगता हूँ, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। इसे सुधारने के लिए मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये एक बहुत सामान्य आदत है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण होता है कि वाचालता होती है। बच्चों में ये एक सामान्य गुण होता है। वाचाल होने का मतलब होता है कि उसको कई बार कोई चीज़ अगर पता रहती है या किसी चीज़ की जैसे आपको जानकारी है और सामने वाला व्यक्ति अगर उतनी अच्छी जानकारी नहीं प्रेषित कर पा रहा है तो उसके पूरा होने से बच्चे बीच में बोलने लगते हैं, ये बताने के लिए कि उनको सही उत्तर पता है। तो ये एक सामान्य सी बचपन की प्रक्रिया है और वो एक धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। जब ये जो सामान्य सी प्रक्रिया जो हम लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि मुझे इसकी बेहतर जानकारी है करते हैं, ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। अब आप मुझे बताइए, मैंने कहा था
कि संवाद की पहले प्रश्न के उत्तर में जिस बच्चे ने, जब हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे थे बच्चे के सवाल का, तो मैंने आपसे पूछा, आपसे कहा था कि संवाद होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि संवाद पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप किसी व्यक्ति के संवाद में बीच में बोलते हैं तो संवाद पूर्ण हुआ नहीं, यानी मैसेज जो आया, जो सूचना आई, उसको आपने पूरा आने से पहले ही डिकोड कर लिया, तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बन गई। यानी जो सूचना का मूल उद्देश्य था उससे हो सकता है आप गलत आशय निकाल लें, पहली बात। दूसरी बात, इससे क्या होता है, आपकी जो एक स्वाभाविक छवि है वो भी कमज़ोर होती है। लोग कहते हैं ये उतावला व्यक्ति है, इसके अंदर उतावलापन है, ये सुनता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रयास करना। आपको अपने अंदर, जब आप किसी से संवाद करते हैं तो आपको अपने अंदर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जब तक उस व्यक्ति का वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता, चाहे वो सही हो और चाहे वो गलत हो, जब तक उसका वाक्य पूर्ण विराम नहीं ले लेता, मैं अपना वाक्य शुरू नहीं करूंगा या करूंगी। ये प्रयत्न करना पड़ेगा, ये प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये आदत छूटेगी कि आप लोगों की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ते हैं। ये समस्या का इलाज यही है कि आप इसका प्रयास करें और धीरे 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 आपका जो माइंड होता है, जिसको कहते हैं न्यूरो प्रोग्रामिंग, दिमाग की प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी हो जाएगी कि आप बीच में बोलना बंद कर देंगे। पर इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप मिरर यानी दर्पण के सामने खड़े होकर भी इस बात को कर सकते हैं कि पूरा सेंटेंस, कोई सामने दो लोग खड़े हो जाइए, वो जब तक सेंटेंस पूरा नहीं बोलता तब तक आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ये जो दर्पण पे खड़े होकर बोलना है वो 2-3 चीज़ों में लाभप्रद होता है। एक तो आपको बोलने के भय से भी मुक्त करता है, तो आपका विश्वास बढ़ता है बोलने का। दूसरा, आप जो बोलना चाहते हैं उसकी आप तैयारी भी कर लेते हैं। और तीसरा, आपकी बीच में बोलने की आदत से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। जी बिल्कुल, मतलब हमें अपने शारीरिक हाव भाव पर नियंत्रण रखना चाहिए या हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे अगर हम बीच में बातों को काटेंगे तो इससे हमारी सुनने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे भी देखा गया है डॉक्टर साहब कि अनौपचारिक बातों में तो हम अपनी बात को खुलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब बात औपचारिकता की आती है या औपचारिक संवाद की आती है तो वहाँ पर हमें अपने हाव भाव को नियंत्रण में रखना चाहिए और वहाँ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि औपचारिक संवाद के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैंने कहा जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संवाद। अनौपचारिक संवाद का आशय ये है कि जैसे हम मित्रों के साथ संवाद कर रहे हैं तो ये अनौपचारिक संवाद है, पर अगर हम कक्षा में संवाद कर रहे हैं तो ये औपचारिक है। औपचारिक यानी किसी व्यवस्था के तहत को किया जाने वाला कार्य। एक शिक्षक है कक्षा में, वो उसका काम है बच्चों को पढ़ाना और वो पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये एक अनुशासन के अंदर जब कहा जाए कि प्रश्न पूछें तो उनको प्रश्न पूछना, इसको हम कहते हैं औपचारिक संवाद। औपचारिक संवाद में सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, जब आप औपचारिक संवाद में भाग लेने जा रहे हैं, कि किसी भी प्रकार की, जिसे कहते हैं प्रेजुडिस, आपके मन के अंदर नहीं हो, यानी पूर्वाग्रह। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को लेकर आप कभी भी संवाद शुरू मत कीजिए। जब आपके मन में कोई पूर्वाग्रह होगा, यानी कोई भी वो पूर्वाग्रह हो सकता है कि जैसे इस विषय में मुझे रुचि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो संवाद करने वाला व्यक्ति है इसकी बात सुनने में मुझे रुचि नहीं है, ऐसा विचार। या मुझे इस समय इस प्रकार के कार्य करने में कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, इस प्रकार की सोच। अगर इस प्रकार के विचारों के साथ ही आप संवाद में भाग लेंगे तो आप अपने मनोभाव को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है सिट विथ एन ओपन माइंड, यानी हमेशा संवाद में खुले दिमाग के साथ भाग लीजिए। बंद बुद्धि के साथ, बंद दिमाग के साथ भाग नहीं लीजिए। खुले विचारों के साथ, खुले मन के साथ, खुले मस्तिष्क के साथ भाग लीजिए। अगर आप खुले मस्तिष्क के साथ संवाद में भाग लेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ और बहुत आराम के साथ अपने मनोभावों पर नियंत्रण कर पाएंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर संवाद करना चाहिए, तभी शायद हमारे मन के भाव नियंत्रित हो पाएंगे और संवाद पूर्ण रूप से स्थापित होगा। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बगाना से तनु नायक। मेरा प्रश्न है कि जब भी हम 4-5 दोस्त आपस में मिलते हैं तो मुझे बातचीत के दौरान
ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ये भी बड़ा दोस्तों के बीच मनमुटाव का कारण भी बनता है कि मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो, तुम अपनी अपनी बात कहते रहते हो। देखिए, 2-3 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण हैं और जो ध्यान रखनी चाहिए कि पहली बात कि अगर आपके दोस्त आपका सम्मान नहीं करते और आपकी बातों को कोई महत्व नहीं देते हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको अपना मित्र कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि मित्रता का तो तात्पर्य ही यही है कि सब लोग एक दूसरे की पर्सनैलिटी, जिसको आप कहते हैं, उनका सम्मान करें। अगर आपके मित्र आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते, आपको बोलने का अवसर नहीं देते, आपकी कोई बात पे कभी कोई सही या जिसे कहते हैं सकारात्मक रुख नहीं दिखलाते, तो फिर वो आपके मित्र नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप भीड़ में तो हैं, यानी आप लोगों के बीच तो हैं, पर उन लोगों के बीच का अंश नहीं है। और ऐसी स्थिति में कोई अनिवार्य नहीं है कि आप संवाद करें। तो ऐसे मित्रों को ढूंढिए जिनके मन में आपके प्रति आदर का भाव हो, आपके प्रति जिनके मन में सहयोगात्मक विचार हों, तो फिर आप देखेंगे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता भी मिलेगी और आप बोलने में किसी प्रकार की झिझक और संकोच महसूस नहीं करेंगे। अरे, मित्रों का तो स्थान वो माना जाता है जहां पर आप बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के, बिना किसी संकोच के बोलें। अगर आपको आपके मित्र ही नहीं बोलने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वे आपकी उपस्थिति का कोई भी सम्मान नहीं करते। और ऐसी जगह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मित्रों के बीच आप ना रहें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल इस छात्रा ने रखा है हमारे सामने, और हम में से हर किसी को बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी बात सही तरीके से सुनी नहीं जा रही है। तो पीयूष जी, अगला सवाल मेरा यही है कि हम उस वक्त क्या करें जब हमें ऐसा लगे कि हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है कहीं? प्रभावी संवाद करने के लिए आपको विषय वस्तु की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी जिस विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं उसका आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो फिर आप देखिए, आपकी बातों को लोग सुनना शुरू करेंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, वो होता है कि आप अपनी भाषा में कितनी पकड़ रखते हैं। कई बार आप अपनी बात को सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी तरह से कह पाते, भले आपको उस विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि आप भाषा में पकड़ नहीं रखते। तो जब आप भाषा में पकड़ नहीं रखते तो आपका संवाद प्रभावी नहीं होता, लगातार निरंतरता के साथ नहीं होता, और जिसके कारण रुक रुक कर संवाद होने से भी कई बार जो श्रोता होता है उसका संवाद सुनने के प्रति जो आकर्षण होता है वो खत्म होने लगता है, और यहीं पे कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि संवाद में जो गैप आ गया है, जो कमी आ गई, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप इतने प्रभावी तरीके से अपनी बात को नहीं कह पाए। हो सकता है उसमें भाषा अड़चन हो सकता है उसमें ज्ञान अड़चन हो सकता है उसमें विषय वस्तु का कम जो आपको जानकारी है विषय वस्तु की, वो कारण बहुत हो सकते हैं। पर अगर आपको नहीं सुना जाता तो आपको इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आप बोलते हैं वो कितना प्रभावी है, कहीं ऐसा तो नहीं जो पहले 10 लोग बोल चुके हैं वही बात आप 11वीं बार रिपीट करने वाले हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका भाषा पे नियंत्रण कैसा है, और भाषा पे नियंत्रण अगर अच्छा है और एक फ्लो में आप अपनी बात को कहते हैं तो आप सफल होंगे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में। और तीसरा है कि आपको जब आप संवाद करते हैं तो आपको सारे जो भाव हैं, अपने मुख हैं, जो अपनी आंखें हैं, जो अपने हाथ हैं, उनका समुचित उपयोग करना चाहिए ताकि लोगों को आपकी बात सुनने के प्रति आकर्षण पैदा हो। ये 3 चीज़ें करिए तो आप देखिएगा कि आपको जो चाहेगा वो कहेगा कि भाई हम आपको सुनना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को ये बता पाएँ कि संवाद क्या है या पूर्ण संवाद क्या है। और आज के एपिसोड में भी हमने बहुत सारी ऐसी बात की हैं। डॉक्टर पीयूष ने हमें समझाया कि संवाद क्या है, उसे प्रभावी कैसे बनाया जाए, या संवाद की पूर्णता क्या होती है, संवाद में सुनना कितना ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हमें संवाद करते समय डर या झिझक महसूस ना हो। और ये पूरा ही जो एपिसोड है ये संवाद को लेकर बहुत प्रभावी रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को भी जो उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए और जो जवाब उन्हें प्राप्त हुए उससे सभी को बहुत बहुत मदद मिलेगी कि वो आगे अपने संवाद को कैसे प्रभावी और पूर्ण बनाए। डॉक्टर पीयूष खरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस टॉक शो में सम्मिलित हुए, आपने समय निकाला और हमारे बच्चों की शंकाओं का समाधान किया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।